और हमने पॉलिसी भी ला दी है। हम उसमें लैंड में भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वहां होना है उसके लिए भी हम सहयोग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग कर रहे हैं। जिन जनपदों में विश्वविद्यालय नहीं, वहां पे कोई निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, उसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं। यानी ये इसलिए जिससे हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को फिर आगे बढ़ा सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सके। 70 से 75 एकड़ क्षेत्रफल में प्रतिदिन 1000-1500 लोग उपचार की सुविधा प्राप्त करें, 4000-5000 लोग सीधे रोजगार प्राप्त कर लें, हजारों छात्र अपने जीवन को संवारने और सजाने के लिए तैयार हो सके, देश को अलग अलग क्षेत्र में अच्छे युवा मिल सके। ये कौन से निवेश से मिल सकता है? ये केवल शिक्षा से संभव हो सकता है, स्वास्थ्य से संभव हो सकता है, जो रामा विश्वविद्यालय ने यहां पे करके दिखाया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, तकनीक से भागिए मत। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने वालों को बोलने दीजिए। रिफॉर्म से भी मत भागिए, जो करना है करके रहिए। याद रखना, कोई भी तकनीक आती है, कोई भी रिफॉर्म होता है, उसका विरोध होता है, प्रारंभिक विरोध होगा। उनको आईना दिखाना चाहिए टेलीकॉम के क्षेत्र में जो क्रांति देश के अंदर आई है। आज आप पूरी दुनिया आपके सामने है। टेलीकॉम में कहां तक हम पहुंच गए। मुझे याद है जब 1998 में उषा अपना फोन लेके आया था, मोबाइल फोन लेके आया था, और मोबाइल फोन लेके आया था तो उसकी एक कॉल की कीमत थी 16 रुपये। मैंने 1 महीने इस्तेमाल किया, मेरा बिल आ गया 10,000 रुपये। तो मैंने उसी दिन फोन रख दिया। मैंने कहा यार अब तो इसको रखो। आज जब मैं मोबाइल फोन देखता हूं तो इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी फ्री है। और अब तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हो चुकी है। यानी 2G को लेके इतना बवाल हुआ था देश के अंदर, अब 3G आ गया, फिर 4G आया, 5G को लेके लोगों में आशंका थी, वह थी, लोगों ने उसको भी स्वीकार कर लिया। अब 6G की तैयारी चल रही है। ये जी का सिलसिला कहां तक आगे बढ़ता जाएगा आप देखते रहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। 1990 के दशक में याद करिए, कंप्यूटर आ रहा था, कितना विरोध हो रहा था, रोजगार छीन लेगा, नौकरी चली जाएगी, बैंकों में हड़ताल हो गई। कंप्यूटर, आज कौन सा ऐसा घर है जिसके पास कंप्यूटर नहीं? अरे हमारी सरकार को 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 2 करोड़ युवा। तकनीकी जिससे हमारा युवा अगर सक्षम नहीं होगा तो चुनौतियों का सामना करेगा कैसे? आज हम दे रहे हैं, हर संस्थान दे रहा है, लेकिन एक समय था कंप्यूटर का विरोध हो रहा था। जो भी कुछ नया आएगा प्रारंभिक विरोध होगा। ये विरोध हुआ होगा जब प्रेस आया होगा, तब भी विरोध हुआ होगा, लिखने वालों ने विरोध किया होगा, साहब हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप बड़े समुदाय को, पूरे समाज और पूरे देश के विकास की यात्रा को बाधित नहीं कर सकते। उनके जीवन में आने वाले परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। ऐसे ही जब जीपीएस आया तब भी विरोध हुआ। हमने कभी इसका काहे विरोध कर रहे हैं? तो मैं समझ गया कि जो तेल चोरी करते हैं लोग विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ियों के लोकेशन पता लग जाएगा, कहां पे कौन गाड़ी है। अन्य चीजों के बारे में भी लोगों ने शुरू किया। आखिर हर एक उसका विरोध हुआ, और विरोध हर नए कार्य का होगा, हर रिफॉर्म का होगा। अभी आप देखना,
अब तो कहां तक पहुंच चुकी है दुनिया। चैट जीपीटी के क्षेत्र में हम चले गए हैं, एआई के माध्यम से आज देश में दुनिया कहां से कहां तक पहुंच रही है। आप मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन कितने लोगों को बेरोजगार कर दे, और क्या आप इसको रोक पाएंगे? ये रुकने से नहीं रुकने वाला है, हमें उसके बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा। अब उससे भी आगे हम निकल चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं, उससे भी आगे जाकर के आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हम उससे अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। और इस सिलसिला तो कहां से कहां तक पहुंचेगा। हां, अलग विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तरफ हमारे जीवन को सरल और सुगम किया, दूसरी तरफ डीप फेक की समस्या भी हमारे सामने आई कि पूरी की पूरी अब वीडियो फिल्म और आवाज को हूबहू नकल करके वह ऐसा जनरेट कर दे रहा है कि आप रोज देख रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के समाचार आ रहे हैं और भी तमाम प्रकार के अन्य समाचार आ रहे हैं। उसके सुरक्षात्मक उपायों के बारे में और उसके नैतिक निहितार्थों के बारे में तय करना ये उपयोगकर्ता का भी काम है और संस्थानों का भी काम है कि हम भी उसके प्रति उतने ही सजग होकर के लोगों को उसके प्रति जागरूक करें। कोई आपको ये कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो आवश्यक नहीं सामने जो तस्वीर है सचमुच उसी की है, उसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करवाने की आवश्यकता है। नहीं तो किसी भी ऐसे डिजिटल अरेस्ट के शिकार आप भी बन सकते हैं और हमें उसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। यात्रा आगे बढ़ेगी, इसको जो भी इससे अपने को पीछे करेगा वह अपने विकास की यात्रा को बाधित करेगा। ये निरंतर दुनिया उसके पीछे भाग रही है, दुनिया उसके साथ चल रही है, वर्चस्व उसी का है जिसने इस तकनीक को अपनाया है, उसके साथ जुड़ा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आ गए हम लोग, एग्रीकल्चर के फील्ड में जीन एडिटिंग में पहुंच चुके हैं। ये एक लंबी यात्रा, ये आगे बढ़ती जाएगी और इसीलिए आपके पास भी यहां पर एक अवसर है हमारे संस्थानों को इसके साथ अपने आप को जोड़ना, लेकिन उसके सुरक्षात्मक उपायों के बारे में, उसके नैतिक निहितार्थों के बारे में भी उतना ही सजग और सतर्क रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा, यह सिलसिला थमने से नहीं रुकने वाला है, ये रुकेगा नहीं। ये काल का प्रवाह है, वो किसी की चिंता नहीं करता, वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें विकास की इस प्रक्रिया का सहगामी बनकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अगर कार्य करते हैं, कोई कारण नहीं कि जो चुनौती हमारे सामने आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने बनी हुई है, वह चुनौती है कि मनुष्य को मनुष्य बने रहना, और मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए ही संस्थान को अपने सभी छात्र छात्राओं को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, उन्हें शीलवान बनाना पड़ेगा, उन्हें अनुशासित सिपाही के रूप में उनके सामने एक टारगेट रखना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा है। याद रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता, हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का।
मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखती। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण आज भारत के इर्द गिर्द होने जा रहा है। अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मैं यहां पे विश्वविद्यालय से 2-3 मुद्दों पे जरूर बात करूंगा। एक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहां पे आयुर्वेद का भी है, एलोपैथ का भी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ करके कैसे आप एक अच्छा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम दूर दराज के गांवों में टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा उन लोगों को दे करके और यहीं पे बैठ करके, आपका कोई टेक्नीशियन होगा, वही टेक्नीशियन वहां गांव में जाकर के लोगों को उसके साथ जोड़ करके सामान्य मरीजों को वहां रखिए। जो गंभीर मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, अनावश्यक भीड़ भी दूर होगी, लोगों को गांव में ही सुविधा प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो सकता है। या ये टूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और ये तो सौभाग्य की बात है कि एक साथ एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, मेडिकल भी है, आयुर्वेद भी है, फार्मेसी भी है, नर्सिंग भी है, इंजीनियरिंग का भी है, लॉ का भी है, सभी कुछ एक साथ एक कैंपस में, एग्रीकल्चर का भी है, सब कुछ एक कैंपस में प्राप्त हो रहा है। एक पक्ष यह और दूसरा पक्ष वह जो यहां पर आप अपने दैनिक उसके साथ जोड़ते हो। इतना सब कुछ है इस कैंपस में। लगभग 12 से 15 हजार लोग एट ए टाइम रहते हैं। 12 से 15 हजार लोग, यहां का ड्रेनेज, यहां का सीवर, यहां का सॉलिड वेस्ट, इसके मैनेजमेंट की व्यवस्था। क्या कोई देसी पद्धति आप इसमें अपनी ओर से अपना सकते हैं? कुछ इसमें नया नवाचार हो सकता है, कुछ नए शोध को क्या इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं? संभव है। थोड़े से प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये मुझे अच्छा लगा। जब मैं विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा को देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय के 5000 से अधिक जो शोध पत्र हैं वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल्स हैं, उनमें उन प्रकाशित हुए हैं। 150 से अधिक पेटेंट, 30 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन यहां पे अब तक संपन्न हुए हैं, 300 से अधिक यहां पे एक्सटेंशन जो आउटरीच के कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुए हैं और 1000 छात्र और शिक्षकों ने उपलब्धि भी हासिल की है। 200 से अधिक पुरस्कार, 80 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक इंक्यूबेशन सेंटर भी यहां पे स्थापित करके सफलतापूर्वक उसका संचालन यह विश्वविद्यालय कर रहा है। मुझे लगता है कि यह एक शानदार यात्रा है, इसको और शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है शुरुआत वहां से करिए। ड्रेनेज और सीवर के लिए देसी पद्धति, वो एसटीपी वगैरह की पद्धति एक अलग महंगा भी है, लेकिन साथ साथ खर्चीला भी है। खर्चीला भी होगा और सस्टेनेबल कितना है ये आप देख सकते हैं। लेकिन देसी पद्धति अपनाएंगे तो वह आपको सस्टेनेबल भी होगा और आपके द्वारा अगर उस पर कार्य किया गया है तो वह और भी आसान और
सुखद अनुभूति कराने वाला होगा। उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले छात्राओं को, जिन्होंने यहाँ पे पीएचडी की उपाधि जिन्हें आज प्राप्त हुई है, जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नया मेडिकल संस्थान डॉक्टर बीएस कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए रामा संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। उनके संस्थापक डॉक्टर बीएस कुशवाहा, जिनकी स्मृति में मेडिकल इंस्टीट्यूट बना है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे विश्वास है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कानपुर में रामा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को संबोधित किया। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, नई चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, इसमें घबराइए मत। तो कानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संबोधन दिया है। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी की मौजूदगी। और हमने पॉलिसी भी ला दी है। हम उसमें लैंड में भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वहां होना है उसके लिए भी हम सहयोग कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग कर रहे हैं। जिन जनपदों में विश्वविद्यालय नहीं, वहां पे कोई निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, उसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं। यानी ये इसलिए जिससे हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को फिर आगे बढ़ा सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सके। 70 से 75 एकड़ क्षेत्रफल में प्रतिदिन 1000-1500 लोग उपचार की सुविधा प्राप्त करें, 4000-5000 लोग सीधे रोजगार प्राप्त कर लें, हजारों छात्र अपने जीवन को संवारने और सजाने के लिए तैयार हो सके, देश को अलग अलग क्षेत्र में अच्छे युवा मिल सके। ये कौन से निवेश से मिल सकता है? ये केवल शिक्षा से संभव हो सकता है, स्वास्थ्य से संभव हो सकता है, जो रामा विश्वविद्यालय ने यहां पे करके दिखाया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, तकनीक से भागिए मत। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने वालों को बोलने दीजिए। रिफॉर्म से भी मत भागिए, जो करना है करके रहिए। याद रखना, कोई भी तकनीक आती है, कोई भी रिफॉर्म होता है, उसका विरोध होता है, प्रारंभिक विरोध होगा। उनको आईना दिखाना चाहिए टेलीकॉम के क्षेत्र में जो क्रांति देश के अंदर आई है। आज आप पूरी दुनिया आपके सामने है। टेलीकॉम में कहां तक हम पहुंच गए। मुझे याद है जब 1998 में उषा अपना फोन लेके आया था, मोबाइल फोन लेके आया था, और मोबाइल फोन लेके आया था तो उसकी एक कॉल की कीमत थी 16 रुपये। मैंने 1 महीने इस्तेमाल किया, मेरा बिल आ गया 10,000 रुपये। तो मैंने उसी दिन फोन रख दिया। मैंने कहा यार अब तो इसको रखो। आज जब मैं मोबाइल फोन देखता हूं तो इनकमिंग भी और आउटगोइंग भी फ्री। और अब तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हो चुकी है। यानी 2G को लेके इतना बवाल हुआ था देश के अंदर, अब 3G आ गया, फिर 4G आया। 5G को लेके लोगों में आशंका थी, वह थी, लोगों ने उसको भी स्वीकार कर लिया। अब 6G की तैयारी चल रही है। ये जी का सिलसिला कहां तक आगे बढ़ता जाएगा आप देखते रहिए। उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। 1990 के दशक में याद करिए, कंप्यूटर आ रहा था, कितना विरोध हो रहा था, रोजगार छीन लेगा।
नौकरी चली जाएगी, बैंकों में हड़ताल हो गई। कंप्यूटर, आज कौन सा ऐसा घर है जिसके पास कंप्यूटर नहीं? अरे हमारी सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 2 करोड़ युवा। तकनीकी जिससे हमारा युवा अगर सक्षम नहीं होगा तो चुनौतियों का सामना करेगा कैसे? आज हम दे रहे हैं, हर संस्थान दे रहा है, लेकिन एक समय था कंप्यूटर का विरोध हो रहा था। जो भी कुछ नया आएगा प्रारंभिक विरोध होगा। ये विरोध हुआ होगा जब प्रेस आया होगा, तब भी विरोध हुआ होगा, लिखने वालों ने विरोध किया होगा, साहब हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप बड़े समुदाय को, पूरे समाज और पूरे देश के विकास की यात्रा को बाधित नहीं कर सकते। उनके जीवन में आने वाले परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। ऐसे ही जब जीपीएस आया तब भी विरोध हुआ। हमने कभी इसका काहे विरोध कर रहे हैं? तो मैं समझ गया कि जो तेल चोरी करते हैं लोग विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ियों के लोकेशन पता लग जाएगा, कहां पे कौन गाड़ी है। अन्य चीजों के बारे में भी लोगों ने शुरू किया। आखिर हर एक उसका विरोध हुआ, और विरोध हर नए कार्य का होगा, हर रिफॉर्म का होगा। अभी आप देखना, अब तो कहां तक पहुंच चुकी है दुनिया। चैट जीपीटी के क्षेत्र में हम चले गए हैं, एआई के माध्यम से आज देश ने दुनिया कहां से कहां तक पहुंच रही है। आप मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन कितने लोगों को बेरोजगार कर देगा, और क्या आप इसको रोक पाएंगे? ये रुकने से नहीं रुकने वाला है, हमें उसके बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा। अब उससे भी आगे हम निकल चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं, उससे भी आगे जाकर के आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, हम उससे अपने आप को पीछे नहीं कर सकते। और ये सिलसिला तो कहां से कहां तक पहुंचेगा। हां, अलग विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक तरफ हमारे जीवन को सरल और सुगम किया, दूसरी तरफ डीप फेक की समस्या भी हमारे सामने आई कि पूरी की पूरी अब वीडियो, फिल्म और आवाज को हूबहू नकल करके वह ऐसा जनरेट कर दे रहा है कि आप रोज देख रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं के समाचार आ रहे हैं, और भी तमाम प्रकार के अन्य समाचार आ रहे हैं। उसके सुरक्षात्मक उपायों के बारे में और उसके नैतिक निहितार्थों के बारे में तय करना ये उपयोगकर्ता का भी काम है और संस्थानों का भी काम है कि हम भी उसके प्रति उतने ही सजग होकर के लोगों को उसके प्रति जागरूक करें। कोई आपको ये कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो आवश्यक नहीं सामने जो तस्वीर है सचमुच उसी की है, उसको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करवाने की आवश्यकता है। नहीं तो किसी भी ऐसे डिजिटल अरेस्ट के शिकार आप भी बन सकते हैं, और हमें उसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। यात्रा आगे बढ़ेगी, इसको जो भी इससे अपने को पीछे करेगा वह अपने विकास की यात्रा को बाधित करेगा। ये निरंतर दुनिया उसके पीछे भाग रही है, दुनिया उसके साथ चल रही है, वर्चस्व उसी का है जिसने इस तकनीक को अपनाया है, उसके साथ जुड़ा है। क्वांटम कंप्यूटिंग में आ गए हम लोग,
एग्रीकल्चर के फील्ड में जीन एडिटिंग में पहुंच चुके हैं। ये एक लंबी यात्रा, ये आगे बढ़ती जाएगी और इसीलिए आपके पास भी यहां पर एक अवसर है हमारे संस्थानों को इसके साथ अपने आप को जोड़ना, लेकिन उसके सुरक्षात्मक उपायों के बारे में, उसके नैतिक निहितार्थों के बारे में भी उतना ही सजग और सतर्क रह करके कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा, यह सिलसिला थमने से नहीं रुकने वाला है, ये रुकेगा नहीं। ये काल का प्रवाह है, वो किसी की चिंता नहीं करता, वो आगे बढ़ता जाएगा। हमें विकास की इस प्रक्रिया का सहगामी बनकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का अगर कार्य करते हैं, कोई कारण नहीं कि जो चुनौती हमारे सामने आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने बनी हुई है, वह चुनौती है कि मनुष्य को मनुष्य बने रहना, और मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए ही संस्थान को अपने सभी छात्र छात्राओं को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें ज्ञानवान बनाना पड़ेगा, उन्हें शीलवान बनाना पड़ेगा, उन्हें अनुशासित सिपाही के रूप में उनके सामने एक टारगेट रखना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा है। याद रखना, हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई भी उपासना विधि होगी, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं रखती। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। याद करना, पूरे विश्व का ध्रुवीकरण आज भारत के इर्द गिर्द होने जा रहा है। अगले 10 वर्ष की यात्रा को अगर आप देखेंगे तो यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, और उस शानदार यात्रा के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। मैं यहां पे विश्वविद्यालय से 2-3 मुद्दों पे जरूर बात करूंगा। एक, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहां पे आयुर्वेद का भी है, एलोपैथ का भी है। ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ करके कैसे आप एक अच्छा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हम दूर दराज के गांवों में टेली कंसल्टेशन, टेली मेडिसिन की सुविधा उन लोगों को दे करके, और यहीं पे बैठ करके आपका कोई टेक्नीशियन होगा, वही टेक्नीशियन वहां गांव में जाकर के लोगों को उसके साथ जोड़ करके सामान्य मरीजों को वहां रखिए। जो गंभीर मरीज है उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधा हो, अनावश्यक भीड़ भी दूर होगी, लोगों को गांव में ही सुविधा प्राप्त हो सकती है। बहुत आसान है, बहुत अच्छा हो सकता है। या ये टूल का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और ये तो सौभाग्य की बात है कि एक साथ एक इंटीग्रेटेड कैंपस है, मेडिकल भी है, आयुर्वेद भी है, फार्मेसी भी है, नर्सिंग भी है, इंजीनियरिंग का भी है, लॉ का भी है, सभी कुछ एक साथ एक कैंपस में, एग्रीकल्चर का भी है, सब कुछ एक कैंपस में प्राप्त हो रहा है। एक पक्ष यह, और दूसरा पक्ष वह जो यहां पर आप अपने दैनिक उसके साथ जोड़ते हो। इतना सब कुछ है इस कैंपस में। लगभग 12 से 15 हजार लोग एट ए टाइम रहते हैं। 12 से 15 हजार लोग, यहां का ड्रेनेज, यहां का सीवर, यहां का सॉलिड वेस्ट, इसके मैनेजमेंट की व्यवस्था। क्या कोई देसी पद्धति आप इसमें अपने ओर से अपना सकते हैं? कुछ इसमें नया नवाचार हो सकता है।
कुछ नए शोध को क्या इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं? संभव है। थोड़े से प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये मुझे अच्छा लगा। जब मैं विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा को देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय के 5000 से अधिक जो शोध पत्र हैं वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाएं हैं, जो जर्नल्स हैं, उनमें उन प्रकाशित हुए हैं। 150 से अधिक पेटेंट, 30 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन यहां पे अब तक संपन्न हुए हैं, 300 से अधिक यहां पे एक्सटेंशन जो आउटरीच के कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुए हैं और 1000 छात्र और शिक्षकों ने ये उपलब्धि भी हासिल की है। 200 से अधिक पुरस्कार, 80 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और एक इंक्यूबेशन सेंटर भी यहां पे स्थापित करके सफलतापूर्वक उसका संचालन यह विश्वविद्यालय कर रहा है। मुझे लगता है कि यह एक शानदार यात्रा है। इसको और शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे लगता है शुरुआत वहां से करिए। ड्रेनेज और सीवर के लिए देसी पद्धति, वो एसटीपी वगैरह की पद्धति एक अलग महंगा भी है, लेकिन साथ साथ खर्चीला भी है। खर्चीला भी होगा और सस्टेनेबल कितना है ये आप देख सकते हैं। लेकिन देसी पद्धति अपनाएंगे तो वह आपको सस्टेनेबल भी होगा और आपके द्वारा अगर उस पर कार्य किया गया है तो वह और भी आसान और सुखद अनुभूति कराने वाला होगा। उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले छात्राओं को, जिन्होंने यहाँ पे पीएचडी की उपाधि जिन्हें आज प्राप्त हुई है, जिन्हें स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आज यहां पर उत्तर प्रदेश के लिए एक नया मेडिकल संस्थान डॉक्टर BS कुशवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी आज उद्घाटन हुआ है। मैं इसके लिए रामा संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। उनके संस्थापक डॉक्टर BS कुशवाहा, जिनकी स्मृति में मेडिकल इंस्टीट्यूट बना है, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे विश्वास है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह संस्थान निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कानपुर में रामा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को संबोधित किया। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कीजिए, नई चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, इसमें घबराइए मत। तो कानपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये संबोधन दिया है। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में सीएम योगी की मौजूदगी